नमस्ते जी, नमस्ते। वेलकम टू कोर्ट रूम बाय TLY। माय नेम इज सहज। आज डिस्कस करते हैं यशवंत वर्मा जी की पिटिशन जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस करी, और इनका आर्ग्यूमेंट क्या था। ये वही जज साहब हैं जिनके पास से पिछले साल 15 करोड़ रुपए इनके घर में आग लगी थी, और थोड़ी बहुत नोटों में भी आग लगी। आज तक ये नहीं पता कि ये नोट वगैरह कहाँ से आए थे। तो इनके खिलाफ एक कमेटी बनाई गई थी। तो इन्होंने ये आर्ग्यू करा था कि जो कमेटी बनाने का प्रोसीजर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कमेटी की, इन द सेंस इन द मैनर इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, वो ठीक नहीं है। तो जरा कानून के हिसाब से इसको समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या फैसला दिया। तो केस का नाम है एक्स वर्सेस स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। और कहानी थोड़ी सी शुरू होती है कानून देखने से पहले, आर्ग्यूमेंट समझने से पहले। ये लेक्चर्स जो हैं, ये एक एफर्ट है कि जिससे आपको समझ में आए कि आर्ग्यूमेंट किया कैसे जाता है। और एक अच्छा लॉ में आर्ग्यूमेंट, चाहे केस मतलब इन द सेंस की रिजल्ट कुछ भी हो, बट आर्ग्यूमेंट किसी केस में करते कैसे हैं, किसी भी स्टैट्यूट को लेके। 14 मार्च पिछले साल की बात है, 25 में आग लगती है एंड कैश बेसिकली घर पे मिलता है। अब क्योंकि हाईकोर्ट के जज से 15 करोड़ रुपए का कैश मिल रहा है घर से, जिसमें काफी नोटों में आग वाग लग गई, बट ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था के ऊपर फिर एक क्वेश्चन मार्क आता है। उस पर इन्होंने एक पहले भी रिट लगाई थी, बट दैट्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ द वीडियो, वो भी डिसमिस हुई। फिर फाइनली इन्होंने कहा कि जिस तरीके से आपने एक कमेटी बनाई है वो तरीका ठीक नहीं है, और क्योंकि आपकी जो कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आप मुझे हटाना चाहते हैं, क्योंकि वो कमेटी ही ठीक से नहीं बनी, देयरफॉर उस कमेटी की रिपोर्ट को आप कंसिडर नहीं कर सकते। तो मेन जो कानून है ना जी जज को हटाने का, एक तो आर्टिकल 124 कॉन्स्टिट्यूशन में ये दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल प्रोसीजर दे रखा है, और आर्टिकल 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के अंदर ये कहा गया है कि हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका भी रिमूवल प्रोसीजर सेम होगा जैसा आर्टिकल 124 में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जज का जो रिमूवल प्रोसीजर है। और इसको हमने स्टैट्यूट से, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लमसम हमेशा एक कानून के बारे में बात करते हैं, उसकी जो माइक्रो डिटेल होती है वो यूजुअली एक एक्ट के या कोड के द्वारा होती है, यूजुअली एक्ट के होती है। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 इज द मेन स्टैट्यूट। एक्चुअली कैमरा शायद इसको ढंग से पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि इनके फॉन्ट साइज बेयर एक्ट्स कैसे ही होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आई ट्राई टू जूम इट, इम्पॉसिबल, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। केवल इसमें 7 ही सेक्शन है, क्योंकि मोस्टली ये वाली इंक्वायरी एक तो मतलब पहली बार बहुत कम ही होती है, और दूसरी बात मोस्टली इसमें पार्लियामेंट ही क्वाजी जुडिशियल रोल प्ले करता है। अब कहानी पे आते हैं, तो कहानी में हमने सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन 3 खोल के रखते हैं, इसको साथ साथ कहानी के साथ साथ पढ़ेंगे कि कहानी क्या हुई और इनका आर्ग्यूमेंट क्या था। तो सेक्शन 3 है इन्वेस्टिगेशन इनटू मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ जज। तो प्रेसिडेंट को अगर आपने इम्पीच करना है तो उसका ग्राउंड है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपको आर्टिकल 61 में के तहत आपको मिल जाता है। और यहाँ पर जो ग्राउंड रहता है वो रहता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी ऑफ द जज, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। द करेक्ट वर्ड इज द रिमूवल ऑफ अ जज। खैर, फिर बात आ रही है 21 जुलाई को क्या हो रहा है, और 21 जुलाई को बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है कि जगदीप धनखड़ जी रिजाइन कर रहे हैं। अब जगदीप धनखड़ जी का उसी दिन रिजाइन करना जिस दिन ये मोशन बेसिकली प्रेजेंट हो रहा है, या नोटिस दिया गया है इस मोशन को प्रेजेंट करने के लिए, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सिनारियो है, उस पर बात करते हैं। 21 जुलाई को क्या हो रहा है कि लोकसभा में 100+ लोग साइन करते हैं और नोटिस देते हैं कि जी ऐसा है जी, हम आपको नोटिस दे रहे हैं कि हम एक मोशन मूव करना चाहते हैं टू रिमूव दिस जज। ठीक है जी, बात तकरीबन है 12:30 बजे सुबह की। ठीक है, 12:30 बजे ये एक नोटिस दिया जाता है। स्पीकर समझेगा इसको ध्यान से कि स्पीकर साहब ने रिसीव कर लिया है लेकिन एडमिट नहीं करा। एडमिट, देखिए एडमिट क्या है कि ट्रिगर पॉइंट है, अगर एडमिट कर लिया तो फिर तो उस पर आगे कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्या होगी वो स्टैट्यूट के अंदर दे रखा है। खैर, एडमिट नहीं करा, ये पॉइंट आप जरा थोड़ा सा पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। राज्यसभा में क्या होता है उसी दिन सेम 4:07 से बीच के 4:19 में सेम जो ये बेसिकली नोटिस ऑफ मोशन दिया जाता है, तकरीबन 62 लोग ये देते हैं, और स्पीकर साहब या स्पीकर नहीं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास ये पेशी होती है। तो राज्यसभा
के जो चेयरमैन है वो हाउस को एड्रेस करते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है। अब जज को हटाने की बात है तो बहुत ज्यादा बेसिकली बहुत ज्यादा सीरियस मुद्दा है, तो ये एड्रेसेस वगैरह। और फिर वो कहते हैं कि देखिए राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल, जो सेक्रेटरीट स्टाफ वगैरह के पास मतलब जो बेसिकली पूरा का पूरा हाउस को जो हेड करते हैं इन द सेंस ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, ये तो अपना पूरा के पूरे मालिक साहब तो यही है एक तरह से, बट जो हेड करते हैं वो कहते हैं जी एसजी से इनको जी पता कराओ कि लोकसभा में भी तो ये आया होगा, और लोकसभा में अगर ये सेम नोटिस आया है तो हमें एक जॉइंट कमिटी बनानी पड़ेगी एज पर दी स्टैट्यूट। इस पॉइंट पे हम स्टैट्यूट लेते हैं, याद रखिएगा यहां पे भी रिसीव हुआ है, एडमिट नहीं हुआ, एडमिट अभी भी यहां पे नहीं हुआ। लोकसभा वाले ने भी कहा है रिसीव कर लिया, अभी देखते हैं, अभी कर रहे हैं काम, यहां पे भी अभी एडमिट नहीं हुआ। इन्होंने कहा सेक्रेटरी जनरल को पता करो, लोकसभा वालों के पास भी अगर ये ऐसे ही सेम नोटिस टू मूव दिस मोशन आया है तो हमें बेसिकली ज्वाइंट कमेटी बनानी पड़ेगी। अब हम पढ़ेंगे कानून क्या कहता है, ठीक है जी। कानून ये कहता है और कानून के साथ साथ मुकुल रोहतगी जो यशवंत वर्मा जी के जो हैं जो सीन बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट सीनियर एडवोकेट्स इन द कंट्री ने क्या आर्ग्यू करा इस स्टैट्यूट को लेकर। इफ नोटिस इज, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा अगर ये फॉन्ट कैमरा यूजली पकड़ता नहीं इसको ठीक से, is given of a motion for presenting an address to the president praying for the removal of a judge signed in the case of a notice given in the House of the People, Lok Sabha की साइड पे, by not less than 100 members of that house। तो 100 प्लस तो लोकसभा ने दिए तो ये तो कंप्लाई कर गया। In the case of a notice given in the Council of the States, so that means this can originate in either house of the parliament by not less than 50 members of the that council। तो यहाँ पे भी 62 तो फिर 62 पे था, तो मतलब बेसिकली सब काम ओके हो गया। Then the speaker or as the case may be the chairman, the speaker, the keyword here is or, as the case may be, ये और पे अभी मैं आ रहा हूं, the chairman may, ठीक है जी, the chairman may, सेकंड, अभी भी इनकी डिस्क्रिप्शन है, तो चेयरमैन मे में अभी भी कोई शैल नहीं है, मे है। आफ्टर कंसल्टिंग give me 1 second, as always हमारा बोर्ड भाई महान है। आफ्टर कंसल्टिंग such persons if any as he thinks fit and after considering such materials if any as may be available to him either admit the motion or refuse to admit the same। either admit या refuse, अगर ये दोनों कंडीशन आपकी 100 लोकसभा में प्लस हो रहे हैं यहाँ पे या राज्यसभा में 50 लोग आपके पास एक ये मोशन का नोटिस लेकर आ रहे हैं, आपके पास अभी ऑप्शन है या तो इसको एडमिट कर लो या इसको अभी के अभी रफा दफा करो कि कोई बदमाशी कर रहे हो तुम लोग जो बेसिकली जो मेंबर्स ऑफ द हाउस हैं, या तो आप एडमिट करिए या आप मना कर दीजिए। अभी इन्होंने सिर्फ रिसीव करा, एडमिट नहीं करा और मना भी नहीं करा। अंडरस्टूड है, यहां तक की गेम क्लियर है। If the motion referred to in subsection 1 is admitted, the speaker or as the case may be the chairman shall keep the motion pending and constitute as soon as may be, कोई timeline defined नहीं है, for the purposes of making an investigation into the grounds on which the removal of a judge is prayed for, a committee consisting of 3 members of whom, तो 3 लोगों की कमेटी बेसिकली आपने बनानी है और मोशन को आप पेंडिंग रखिए, एडमिट कर लीजिए, लेकिन उस पर अभी आप कोई बेसिकली वोटिंग नहीं कराएंगे कि बेसिकली अब आप प्रेसिडेंट की तरफ भेज के इनको निकालेंगे। पहले एक कमेटी बनेगी क्योंकि ये बहुत सीरियस मामला है। कमेटी में कौन होगा? एक मेंबर होगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से, एक मेंबर होगा चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जो बेसिकली सारे हाई कोर्ट्स आपके पास जितने हैं उनके सारे के सारे चीफ जस्टिस में से एक आदमी को आप चुनेंगे, और एक आदमी जूरिस, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस, जिसको कानून इनसाइड एंड आउट आता है। यूजुअली जो आप बेसिकली ये बहुत ज्यादा बेसिकली हमारे पढ़े लिखे डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिशियंस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ओके, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। अब कहता है अब ये है सारा का सारा आर्ग्यूमेंट, अगर ये समझ में आ गया तो सब क्लियर है। प्रोवाइडेड दैट, तो प्रोवाइडेड दैट हमेशा होता है किंतु परंतु। Where notices of a motion referred to in subsection 1 are given on the same day। अब हम इसको टाइमलाइन के साथ कनेक्ट कीजिए, 21 जुलाई को काम हुआ था तो ये प्रोविजो बेसिकली हमारा थोड़ा सा ऑन हो गया है। On the same day of the parliament, no committee shall be constituted unless the motion has been admitted in both houses, and where such motion has been admitted in both houses, the committee shall be constituted jointly by the speaker and the chairman। अब वापस चलते हैं टाइमलाइन, ठीक है जी। प्रोविजो समझ में आया? वो कह रहे हैं जी अगर
दोनों दिन सेम सेम डे पे हो रहा हो तो जॉइंट कमिटी बनेगी, है ना। तो जॉइंट कमिटी इन द सेंस दोनों चेयरमैन और स्पीकर बेसिकली मिलके एक कमेटी बनाएंगे, केवल एक हाउस कमेटी नहीं बनाएगा। अब आते हैं यहां पर मुद्दा पहुंचता है। अच्छा, 21 जुलाई को शाम को जेडी रिजाइन्स, जगदीप धनखड़ जी रिजाइन्स। आज की डेट में वाइस प्रेसिडेंट हमारे सीपी राधाकृष्णन, सबसे पहले वाले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बट जेडी रिजाइन्स। बहुत ही स्ट्रेंज बात है ये, बहुत ज्यादा एक स्ट्रेंज बात है। और खैर क्या ही बोले, बट देर आर देर आर rumors, speculation that this resignation was definitely linked out to perhaps this case only. बट होता क्या है कि भाई अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लॉ पढ़ाने वाले हैं, ये ऑफिशियल ये ऑफिशियल स्टोरी जो एक्चुअल जो हुई थी वो तो कभी बाहर आती नहीं है। बट दिस इज अ वेरी क्यूरियस केस कि उसी दिन वाइस प्रेसिडेंट साहब रिजाइन कर देते हैं। और अब एक क्यूरियोसिटी अब और बढ़ेगी, बात पहुंचती है 11 अगस्त को। अच्छा, अब याद रखिएगा इन्होंने क्या कहा था रिजाइन करने से पहले कि सेक्रेटरी जनरल पता करो लोकसभा में, और इन्होंने एक चीज और कही थी कि जरा चेक करना है मतलब ये बेसिकली ये जो नोटिस जो आया ये सब कुछ वेरीफाइड है कि नहीं है। 11 अगस्त को एसजी कहता है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, कि ये जो जी नोटिस आया था, एक तो इसमें 3 लोगों के सिग्नेचर थोड़े से ना मतलब थोड़ी सी गड़बड़ है, एंड दिस नोटिस इज नॉट इन ऑर्डर, मतलब इट इज नॉट कंप्लाइंग। मजा नहीं आया इस नोटिस में, इसमें बहुत सारी गड़बड़ है। वी डिनाइड। तो डेप्यूटी चेयरमैन, अब क्योंकि ये तो रिजाइन कर गए, क्योंकि अब ही रिजाइंड एज द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो अब डेप्यूटी चेयरमैन बेसिकली इज प्रिसाइडिंग ओवर द राज्यसभा, एंड ही सेड वी विल नॉट एडमिट द नोटिस और द मोशन। तो राज्यसभा में तो ये बात रुक गई। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिनारियो कि सेक्रेटरी जनरल मना कर रहा है, सेक्रेटरी जनरल कह रहा है बेकार है, प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज पे या किसी पे भी बेकार है, और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुझे ये बात हजम नहीं हुई है, तुमने क्या करा। और उसने मतलब एक तरह से बहुत ही जजमेंट के अंदर बहुत ही इनडायरेक्ट सी वार्निंग है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। खैर, फिर आ रहे हैं जी 12 अगस्त को, अगले ही दिन, जैसे ही लोकसभा स्पीकर को ये पता चला कि राज्यसभा वालों ने तो डिनाई कर दिया है, इन्होंने वो जो नोटिस था उसको एडमिट करा और कमेटी बना दी। इन्होंने कमेटी बना दी। अब यशवंत वर्मा जी का जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि तुमने ये कमेटी बनाई कैसे। स्टैट्यूट में तो कहा था कि जिस दिन नोटिस सेम डे पे एडमिट होगा हाउसेस के अंदर, उसमें तो इन्होंने दोनों ने मिलके बनानी थी, स्पीकर ने अकेले बना कैसे दी। एंड दैट इज द रीजन फॉर एक्स वर्सेस स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, वो जो केस का जो बेसिकली नाम है। लड़ाई स्पीकर का, तुमने कमेटी कैसे बना दी, तुम्हारे पास तो ये पावर थी ही नहीं। लेकिन दिस इज मतलब जब केस में कुछ नहीं होता तो वकीलों को ऐसे ही आर्ग्यू करना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा आप आर्ग्यू करेंगे तो करेंगे क्या। तो दोबारा आते हैं स्टैट्यूट पे, कहता है provided that where notices of a motion referred to in subsection 1 are given on the same day in both houses, no committee shall be constituted. Shall be constituted, mandatory है कि no, it won't be constituted unless the motion has been admitted in both houses, and where such motion has been admitted then it shall be constituted jointly. भाई इनसे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अब यहाँ पे डिसीजन ये दिया है कि सर क्या स्पीकर क्या चले पहले एक पॉइंट ये पकड़ते, क्या प्रोविजो की इतनी ज्यादा पावर हो गई कि वो पूरे सेक्शन को ओवरराइड कर देगा क्या। और सेक्शन को जो ओवरराइड करने की जो यहाँ पे हमने सेक्शन बनाया, उसके अंदर हमने कहा था कि स्पीकर भी बना सकता है कमेटी, चेयरमैन भी बना सकता है कमेटी। इस प्रोविजो को हमने इसलिए रखा हुआ है कि बाय चांस सेम डे पे लोकसभा में भी एडमिट हो गया मोशन, राज्यसभा में, तो भाई 2 कमेटी बना देंगे ना ये लोग। तो 2 कमेटी नहीं बनाएंगे, प्रोविजो के हिसाब से एक ही कमेटी बनेगी, दोनों एक दूसरे को कंसल्ट कर लेंगे। अंडरस्टूड है ये बात। और यहां पर ये वाली जो कहानी है जो ऊपर जो सेक्शन की, कि ऐसा है द स्पीकर, और देखिए फिर से वही वाला वर्ड जो मैंने आपको पॉइंट आउट करा था, और एज द केस में भी, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट पावर तो है।
इनका ये कहना है कि 21 जुलाई को जी दोनों नोटिस प्रेजेंट हुए थे, और अगर दोनों नोटिस प्रेजेंट हुए थे तो इनको जॉइंट कमिटी, बेसिकली जॉइंट कमिटी रादर इज द इनकरेक्ट वर्ड, कमेटी जॉइंटली बनानी चाहिए थी, वो तो इन्होंने बनाई नहीं। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट शून्य वाली होल्ड करा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये और दिखाई दे रहा, तुम्हें अकेले भी तो कमेटी बना सकते, तो राज्यसभा में तो एडमिट हुआ ही नहीं 11 अगस्त को, 12 अगस्त को स्पीकर ने बना दी कमेटी, बना दी तो बना दी, है ना। अब उस कमेटी का आगे क्या ओपिनियन आएगा, और मतलब ओपिनियन तो खैर सभी को पता है, लेकिन ये क्या बोलते हैं इन द सेंस कि मतलब बेसिकली दिक्कत होगी इनको, जज साहब को दिक्कत होगी, क्योंकि होनी ही है, क्योंकि कोई उन उस करेंसी की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है भाई, 15 करोड़ रुपए एन अमाउंट। खैर विदाउट गोइंग इनटू अ सेंटिमेंटल पॉलिटिकल मोनोलॉग, वी कैन विल स्टिक टू द लॉ। तो ये सेक्शन के अंदर जब क्लियरली बोल रखा है कि स्पीकर के पास इंडिविजुअल पावर है, चेयरमैन के पास भी इंडिविजुअल पावर है, और अगर दोनों के पास ही अगर ये पेशी हो गई सेम डे पे, तो दोनों एक दूसरे को कंसल्ट कर लेंगे। तभी राज्यसभा में जगदीप धनखड़ जी ने कहा था कि पता करो कि उनके वहां भी तो आया होगा, तो हमें ज्वाइंट कमेटी बनानी पड़ेगी। लेकिन 11 अगस्त को जब वो चले गए, दिस वॉज रिजेक्टेड। तो एक और आर्ग्यूमेंट इन्होंने खोलने की कोशिश की कि डेप्यूटी चेयरमैन के पास इतनी भी पावर है कि वो इस मामले को सुन भी सकता था या कुछ भी कर सकता था। खैर बट that's not exactly, that's very minor argument I believe, एंड सेक्रेटरी जनरल डिनाई करता है, लेकिन लोकसभा ने एडमिट कर दी। अब लोकसभा के स्पीकर ने एडमिट कर दी, तो ये स्पीकर से लड़ रहे हैं कि तुमने, वैसे केस का नाम है एक्स, बट एवरीवन नोस की मतलब एक ही जज था उस टाइम पे देश में जिनके साथ ये बेसिकली हुआ है। तो इनका बेसिकली अब और डिफेंस होगा कि पैसे वर प्लांटेड, दैट दिस अ कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि और अब इस केस से बचेंगे कैसे आप, दैट्स द ओनली डिफेंस। आई एम रियली नॉट पासिंग अ जजमेंट ऑन व्हाट हैपेंड दैट नाइट, बट दीज आर वेरी डूबियस सर्कमस्टांसेस टू गेट आउट ऑफ एनी विच वे। तो स्पीकर और एज द केस मे बी द चेयरमैन शैल कीप द मोशन पेंडिंग, ठीक है जी, और कमेटी बना दी। तो इन्होंने कहा नहीं, ये बना नहीं सकता था, क्योंकि इनको दोनों को इकट्ठे करनी थी। इतना सा बेसिकली इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जी, ये आर्ग्यूमेंट फ्लोट नहीं कर रहा, ये बिल्कुल कमेटी बना सकता है। आप सेक्शन पढ़ लीजिए, प्रोविजो कभी भी ओवरराइड नहीं कर देगा पूरे सेक्शन को। प्रोविजो हमेशा एक डबल चेक होता है कि कोई ऐसी परिस्थिति ना बन जाए जिससे कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए उसके अंदर, ठीक है जी। और इस सेक्शन के अंदर और बड़े सारे यहाँ पे सब सेक्शंस हैं, तो हमने वहां पे नहीं जाना है, तो क्योंकि हमारे स्कोप मतलब इस जजमेंट के स्कोप के बाहर है, ठीक है जी। ओके, तो होपफुली ये बात आपको क्लियर हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जी ऐसा है, स्पीकर के पास पूरी पावर है कि वो नोटिस को एडमिट करे, एज ए मोशन रादर मोशन को एडमिट करे और कमेटी को। ये था जी कोर क्रक्स बेसिकली ऑफ द आर्ग्यूमेंट। और इन्होंने कहा कि सेक्शन 3(2) सब सेक्शन 2 वॉज नॉट कंप्लाइड विद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, उसको कंप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज राज्यसभा इज डिनाइंग द एडमिशन। वो कह रहा है जी नहीं, मतलब हम तो एडमिट करेंगे ही नहीं। लोकसभा ने एडमिट करी और आगे प्रोसीड कर गए, नो वरीज। सुप्रीम कोर्ट ने और एक इशू इसके ऊपर सेक्रेटरी जनरल पे, और इन्होंने वार्न भी करा कि ये वकील साहब आप ये पॉइंट यूज नहीं करेंगे टू री रेज दिस इशू, बट वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद द सेक्रेटरी जनरल rejecting basically this notice, that there is definitely a lapse and this is not in line of how things should be done. And then the last issue that they overall उन्होंने 5 इशू बेसिकली फ्रेम करे थे, बट द रेलेवेंट वन इज लास्ट इशू। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 में वैसे भी हम रिलीफ दे भी कैसे सकते हैं, बट ये रिलीफ यहाँ पे देना बनता भी नहीं। तो दिस वाज परहैप्स दिस वाज द लास्ट डिच अटेम्प्ट टू फोर्स the committee to stop, because the committee जैसे बनाई गई, it is not complying with the section, so people, rather the speaker has acted outside the domain of his power, the contours of the power that has been given to him by the statute, and that's the thing, right? तो ये था basically पूरा का पूरा argument। अब देखते हैं कि केस आगे कहाँ जाएगा। 1.25 साल ऑलमोस्ट, अभी आई थिंक 14 मार्च से तो ये कहानी शुरू हुई थी। We are just about to reach 14th of March in about 60 days from now, almost a month and a half to go, and rather 2 months, नहीं आज तो हो गए 21। खैर एनी विच वे, होपफुली ये केस क्लियर है कि व्हाई डिड द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट द रिट, ऑन व्हाट ग्राउंड्स। तो ये सारा का सारा यहाँ पे स्टैट्यूट का खेल था। और अब जब हम क्रिटिकल रीजनिंग अगर हमने डेवलप करनी हो, तो यहाँ पे बेसिकली मेरा लॉ की डिस्कशन खत्म होती है। अब क्रिटिकल रीजनिंग अगर हमने डेवलप करनी हो फॉर एग्जामिनेशन सच एज द यूपीएससी एंड द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स,
both of which we teach here. We also prepare people for CLAT and AILET. NLSAT, we've had tremendous success in the 3-year LLB program at NLSIU Bangalore. But any which way, without going into too much of marketing, I'll come back to my critical reasoning thing. Now, critical reasoning डेवलप करनी हो तो सबसे पहले सही थी कि लॉ हमें चाहिए ही क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा विचित्र प्राणी हैं। हर कोई, हर आदमी, हर किसी के अपने प्रेफरेंसेस हैं, अपनी बायसेस हैं, अपनी सोच है, और हम लोग एक दूसरे को खा जाएंगे अगर कानून ना हो। खा जाएंगे इन द सेंस मतलब बहुत ज़्यादा दुखी कर देंगे। सोसाइटी चलती ही इसलिए है क्योंकि कानून है, एंड जो कानून से जो न्याय, बेसिकली जो न्याय करने वाली जो प्रणाली है, अगर पब्लिक की आंखों में ऐसे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी कि इतना इतना कैश मिल रहा है, तो पब्लिक को वैसे ही आपको पता है कि मतलब हमारे देश में क्या ही हालत है, तो पब्लिक बेसिकली सोसाइटी विल गो डाउन द ड्रेन, एंड दिस इज मतलब द इम्पैक्ट of a judge being found with such an insane amount of money then raises the question कि ये तो मतलब यहाँ से इस इंसिडेंट में पकड़े गए हैं, बाकी मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये क्या होता है कि पूरी की पूरी जुडिशरी पे फिर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, और अगर क्विक बेसिकली यहाँ पे ऑफ कोर्स न्याय करना तो जरूरी है, सारी इंक्वायरी बिठाकर, then the public needs to be shown that the state as defined under Article 12 of the Constitution as always is serious about society at large, कि नहीं आप भरोसा रखें, आप कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, हमारे बेसिकली यहाँ पे लोग हमने अपॉइंट करें कि आप लोगों के आपस में झगड़ा हो तो न्याय ये आपको दिलाएंगे, है ना, न्याय ये करके देंगे। और अगर पब्लिक को ये भरोसा आ जाए कि भैया यही खुद बायस है या ये यहाँ चल क्या रहा है, तो फिर तो आपकी मतलब आपका देश ना इन्वेस्टमेंट आएगी, ना बिजनेस आएगा, लोग मतलब पीपल विल स्टार्ट टू मूव आउट। कानून ही वो बेसिकली आप समझ लीजिए ग्रीस है या ऑयल है दैट मेक्स सोसाइटी वर्क्स एंड कीप्स इट इन ऑर्डर, इज द इंजन ऑयल ऑफ द इंजन। एंड लॉ के बारे में आप हमेशा ऐसे ही सोचेगा कि अगर मतलब आप खुद सोच के देख लीजिए, 30 मिनट अगर कानून ना हो तो हम लोग एक दूसरे के साथ क्या ही कर देंगे, नहीं, है ना, मतलब दिक्कत की बात है। अगर 30 मिनट कोई रेपोकशंस ना हो, कोई भगवान का डर नहीं, कोई कर्मों का डर नहीं, कर्म भी तो कानून ही है, कानून कर्मों का, और अगर नॉर्मल ये आईपीसी ये सब कुछ ना हो, पुलिस वुलिस ना हो 30 मिनट के लिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी स्थिति होगी जिसमें कोई रेपोकशन ना हो। इसीलिए कानून की प्रणाली को जितने अच्छे से सरकार के लिए, सरकार जितना जुडिशरी पे, जितना इनका यूपीएससी आईएएस की साइड पे ध्यान रहता है, उतना ही इनको जुडिशरी वालों पे भी ध्यान देना चाहिए, और इस व्यवस्था को बिल्कुल ही स्टॉल और बिल्कुल ही मतलब एब्सोल्यूट इसको पीक कंडीशन में और बिल्कुल स्ट्रिक्ट कंडीशन में रखना चाहिए, ताकि पब्लिक का भरोसा बढ़े ना कि घटे। ठीक है जी, ऑन दैट नोट आई विल टेक योर लीव, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर आई बिलीव मैंने शेड्यूल करा हुआ है 2 से 3 दिन, मैं ये वाली एक जजमेंट पढ़ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैट्रिमोनियल लिटिगेशन है, तो उस पर फिर बातचीत करते हैं कि आगे क्या जा रहा है। सो that's the next case. Explore the legally explained playlist on TLY's channel, and I wish you all the very best with your life. Do take very good care of yourself. May God bless you always. Bye.